विचार को पकड़ना, हम वैदिक काल को उठाकर देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि दो प्रदेशों का एक युद्ध होता है। दो टेक्नोलॉजी दो प्रदेशों की अलग अलग है। एक को गंगा यमुना प्रदेश कहते हैं और एक को सरस्वती प्रदेश कहते हैं। सुबाहु सरस्वती प्रदेश का राजा है और सुकर्ण गंगा जमुना प्रदेश का राजा है। अब दोनों की विचार देखिए, सत्ता या शासन करने का तरीका। सुकर्ण ये कहता है कि मैं इंद्र हूं पृथ्वी पर, और चूंकि पृथ्वी पर मैं इंद्र हूं इसलिए ये पूरी भूमि मेरी है, और इस भूमि पर जो रहता है वो मेरी कृपा से रहता है, इसलिए वो हमको कर देगा और जितना चाहूंगा मैं लूंगा, और इनको मेरा आदेश का पालन करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो इनको मैं मृत्यु दंड दूंगा। अकाल पड़ता है तो फिर भी वो कर वसूलता है, और कर वसूल कर जब सभा में बात उठती है तो पुरोहित कहता है कि ये ठीक नहीं है, तो एक सलाहकार दूसरा कहता है उससे कि ये जो ब्राह्मण वर्ग है जो शिक्षा दान कर रहा है इसको लोग बहुत देते हैं, इससे कर लेना है। जो शिक्षक हैं, जो ये मुनि हैं, जो ऋषि हैं, जो ये अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, इनसे टैक्स लेना है, इनको उठा लो। तो पुरोहित उसका विरोध करता है, कहता है श्रमिकों से टैक्स नहीं लिया जा सकता क्योंकि श्रमिक तो श्रमिक है, और इनसे टैक्स नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये रिसर्चर हैं। तो वो कहता है कि इसको गिरफ्तार कर लो। ये राजाज्ञा के विरुद्ध जाता है तो उसको गिरफ्तार करके डाल दिया जाता है। दूसरी तरफ सुबाहु है सरस्वती प्रदेश का, वो ये कहता है कि इस राज्य की व्यवस्था के लिए तुमने हमको चुना है, इसलिए मैं तुम्हारा सेवक हूं, और सेवक होने के नाते मुझे जो कार्य करना है उन कार्यों को करने के लिए मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, वो आप लोग पूरा करेंगे। कैसे करेंगे ये सोचो। मैं एक प्रपोजल देता हूं कि भाई इतने में मेरा काम चल जाएगा, इससे, और मेरा काम यह है कि स्त्रियां सुरक्षित रहें, व्यापारी सुरक्षित रहे, वैश्य सुरक्षित रहे, कृषि सुरक्षित रहे, और सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा रहे, और ये आधारभूत जो चीजें हैं वो आपको दे दूं। तो लोग उसको जब कर देते हैं तो 1/6 पहले देते हैं, फिर कहते हैं ये राजा के यहां जो भिक्षा मांगने आते हैं उनके लिए, जो राजाश्रय प्राप्त करते हैं उसके लिए, जो ये करते हैं उनके लिए। तो कुल मिलाकर कभी कभी 60%, 75%, 70% भी दे देते हैं। कहते हैं हमारा 30% में काम चल जाएगा और हम ये भाग आपको देते हैं, और वो वहां उतना जबरदस्ती तलवार की दम पर ले रहा है और कह रहा है कि नहीं दोगे तो मार देंगे। राज्य में एक विद्रोह होता है, सुबाहु को मनाने वहां से कुछ लोग आते हैं और कहते हैं आप हमारे राजा होते तो कितना अच्छा होता। सुबाहु अपने गुप्तचर भेजता है, और गुप्तचर भेजकर पता करता है, और पता लगता है कि वाकई में वहां स्थिति खराब है। वो कहता है मैं नेतृत्व करने को तैयार हूं, लेकिन तुम क्या कहते हो। युद्ध हुआ, सुकर्ण को गिरफ्तार किया गया, और सुबाहु यहां का भी राजा बन गया, गंगा यमुना प्रदेश का। कुल मिलाकर शासन व्यवस्था को अपने लिए इस्तेमाल करना और दूसरे संसार के हित के लिए काम करना, ये दो चीजें हैं, दो ही हैं। अब इसको आप जाति कह लो, इसको आप व्यवस्था कह लो, इसको आप समुदाय कह लो, लेकिन दो ही है। उन दो को, दोनों शासक हैं, दोनों की शासन व्यवस्था है, दोनों का अपना क्षेत्र है, दोनों के पास जनता है, दोनों के पास सब कुछ समृद्धता है जो होनी चाहिए। इनमें एक को आप देव कहते हैं और एक को दानव कहते हैं। दोनों के पास व्यवस्था है, दोनों राजा हैं। और ये एक व्यवस्था ये है, जैसा सत्येंद्र जी ने कहा, कि कैसे हम लोगों को गुलाम बनाएं, और दूसरी व्यवस्था ये है कि हम कैसे इनको सुरक्षा दें। मुझे भार मिला है तो मैं सुरक्षा दूं। ये दो व्यवस्थाओं में पहले शुरुआत जब हुई तो हर एक क्षेत्र का एक फिलॉसफर होता है, एक फिलॉसफी, बेसिक फिलॉसफी।
और जो बेसिक फिलॉसफी है उसके आधार पर देशों का निर्माण होता है। अगर आप अमेरिका की बात करेंगे तो उनका सिर्फ एक ध्येय है और वो है इकोनॉमी। कोरोना में उनके 10 लाख 10 करोड़ मर जाएंगे, उन पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो लॉकडाउन नहीं करेंगे क्योंकि उनका उद्देश्य जनता को सुरक्षित वो करना नहीं है, उनका उद्देश्य है समृद्धता, जिससे विश्व पर शासन किया जा सके। विभिन्न नाना प्रकार के वो उसमें चीजें बनाएंगे, करेंगे और पूरे संसार का धन उनके पास जाए, और जितना धन से निर्बल संसार होगा उतना शासन करना सुलभ होगा। दूसरा स्थान हमको मिला यूरोप का। उनका उद्देश्य छल करके दूसरे के संसाधनों पर कब्जा करना और उनके संसाधनों पर कब्जा करके उनका धन भी ले जाना और गुलाम भी बनाना। पॉलिटिकल थॉट है उनका, इकोनॉमिक थॉट है उनका। वो इकोनॉमी से पॉलिटिक्स करेंगे या पॉलिटिक्स से इकोनॉमी कब्जा करेंगे। तीसरा थॉट आया वो खाड़ी का है, जिसको महामत कहा हमारे ग्रंथों ने। तो तीसरा थॉट महामत का है, वो ये कहता है कि हम भूमि पर राजनीति करेंगे, भू राजनीतिक आंदोलन। उससे कुछ सिमिलर एक और फिलॉसफी हमारे यहां खड़ी, ये जो जंगल का क्षेत्र है वहां पर भी रहती है। जो पुरानी फिल्मों में डकैत दिखाते थे, डकैतों के बारे में कहा गया है कि नहीं वो सबसे ईमानदार होते हैं। बोले डकैत से ज्यादा ईमानदार नहीं होता, क्योंकि उनमें सबको बंदूक चलानी आती है और सब वो खेल खेल लेते हैं जो सरदार खेल लेता है। इसलिए सरदार अगर बेईमानी करेगा तो मारा जाएगा, दूसरा बनेगा। उनका भी अपना एक थॉट प्रोसेस है। वैसा ही उसका थोड़ा बड़ा एलेबोरेटेड रूप खाड़ी में मिलता है हमको, कि पराया धन कैसे आए, पराई स्त्री कैसे आए, और पूरा सत्येंद्र जी ने उसका एक दर्शन करवाया। अगला थॉट भारत का है, जिसको सर्वे भवन्तु सुखना कहते हैं। अभी मनीष सुशील जी ने बताया कि हमारा विचार वो है ही नहीं कि केवल हम सुखी रहें, हम तो पूरे संसार को सुखी करने वाले लोग हैं। इसलिए तो मोहम्मद कहते हैं ठंडी हवाएं भारत से आएंगी, जब भारत पर कब्जा करोगे तो ठंडी हवाएं मिलेंगी, ऐसे नहीं मिलेगी। इसके बाद अब नई फिलॉसफियां डेवलप होती हैं, जिन फिलॉसफीज में भारत की अंतर आत्मा में जो फिलॉसफी है उसके तमाम रूप तैयार हुए। उनमें बुद्धिज्म निकला, उसमें जैनिज्म निकला, उसमें चंबार्क निकला, उसमें तमाम फिलोसोफर्स निकले और उनका अपना एक फॉलोइंग लाइनअप है। वो बिना पढ़े उसको फॉलो करते हैं, वो बात अलग है। और इसी को समाप्त करके कम्युनिज्म निकला। उसने कहा कुछ नहीं, ये सब ये जो रिलीजन है ये तो अफीम की गोली है, अफीम खिला खिला के ये सबको पागल किए हैं और कुछ नहीं। भैया वो कहता है, हम कहते हैं, भारत कहता है कि हमारी राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, वो कहते हैं जब हम सुरक्षित हैं तो राष्ट्र सुरक्षित है। उल्टा कर दीजिए। बोले जब मैं सुरक्षित हूं तभी तो राष्ट्र है। बात तो सही है। बोले हम हैं तो जहान है, और फिर कहते जान है तो जहान है। और हम कहते हैं प्राण भी चला जाए तो भी राष्ट्र सुरक्षित, तो हमारी अगली पीढ़ियां सुरक्षित है। तो उन्होंने जो शक्ति कहां थी, शक्ति थी लेबर में, तो उन्होंने लेबर इकट्ठी करी और बोले जहां संख्या है उस संख्या से हम करेंगे। इसके बाद यहां तक तो उस सबका उद्देश्य क्या है, सेम, कैसे संसार को गुलाम बनाए, भारत को छोड़कर, हमारी फिलॉसफी को छोड़कर पूरे विश्व का एक उद्देश्य। हर एक जमीन की अपना एक फिलॉसफर, उसकी एक फिलॉसफी और फिलॉसफी का एक क्रियान्वयन। अब उसके बाद ठीक है, छल करके घुस गए, सरवाइव कैसे करेंगे? तो भारत जैसा बड़ा देश उनको मिल गया। और मैं एक चीज चिन्हित करता हूं, वो है ईसाईयत।
ईसाइयत के कई एक फॉर्म है, उसका एक रूप ये है। और उसके इस रूप में वो इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन कहता है। कैसे छल करेगा? तो कहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। अब सोचने की बात यह है कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, अगर मेरे को यह सिक्योर हो जाए, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, तो बता दीजिए क्या चाहिए? जो ये भागदौड़ चल रही है वो इसलिए कि धन हो जाए तो डॉक्टर लेगा तो कौन देगा, और घर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, और बच्चे शिक्षा देंगे तो कैसे देंगे, और खाना खाएंगे तो कैसे खाएंगे, और सुरक्षा के लिए भी कुछ इंतजाम करना है, 4-6 लठेत साथ में रखने हैं, और ये 6 चीज़ों की व्यवस्था हो जाए तो फिर हमें कुछ नहीं चाहिए। वो हमारे एक गांव में उस तरह की व्यवस्था हमने करके रखी थी। इसलिए कोई बेरोजगार, 1822 से पहले भारत में बेरोजगारी दर 0। सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा करेंगे वो छत्री कहलाएंगे, जो रिसर्च करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आगे काम करेंगे, उनको हम सामूहिक नाम ब्राह्मण के रूप में देंगे। और जिनके पास कुछ नहीं होगा, केवल श्रमिक होंगे, वो श्रमिक उनको हमने कह दिया, या दूसरे शब्दों से संबोधित करते हैं। और जो उदर पालन पूरे गांव का करेंगे वो वैश्य कहलाएंगे। वैश्यों में हमारे पास कृषि है, और कृषि के चारों ओर का एक आभा मंडल है। उस आभा मंडल में कृषक के द्वारा जो आवश्यकता होगी, गांव की जो आवश्यकता होगी, उसके लिए लोहे का काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, सोने का काम करने वाले, कपड़े का काम करने वाले, जूतों का काम करने वाले, बालों का सही संवारने वाले, ऐसा एक समूह तैयार होगा। और सबकी डिपेंडेबिलिटी कृषि पर। कहीं कोई छोटा बड़ा ना हो जाए, इसके लिए बारात जाएगी तो सब जाएंगे। बारात में सामने से भेंट मिलेगी तो सबकी मिलेगी, और नहीं झगड़ा होगा कि हमारे इस व्यक्ति का रह गया, हमारे इस व्यक्ति का रह गया, हमारे इस व्यक्ति का रह गया, हमारे इस व्यक्ति का रह गया। झगड़े होंगे। 50 लाख शादी में खर्च करेगा और 5 लाख के लिए झगड़ा कर, 50,000 के लिए झगड़ा करेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए हैं। इसलिए उस व्यक्ति के साथ एक ब्राह्मण का भोजन तैयार हो रहा होगा, एक क्षत्रिय वहां पर लगा होगा, एक वैश्य वहां पर लगा होगा, और श्रमिक भी लगे होंगे। सब उस पे ही पालन होगा। यहां बेरोजगारी का नाम 0, क्योंकि वैद्य को धन नहीं चाहिए, वैद्य को रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा चाहिए, जो उसको मिल रही है। तो जो उसने हब्स में तैयार किया, जो उसने ढूंढा, वो पूरे गांव के लिए बांटेगा। कोई भी यहां बीमार नहीं रहेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। ऐसे ही सब जितने वर्ग तैयार हुए, उन सब वर्गों को 6 चीजों की आवश्यकता पूरी हो गई, तो फिर उसकी जिम्मेदारी क्या है कि पूरे गांव में जो मेरे पास काम हो उसमें अभाव न रहे। यहां बेरोजगारी है क्या? यहां नौकरी है क्या? नौकर है कोई क्या? और ऐसा ना हो काम के आधार पर छोटा बड़ा हो जाए तो सम्मान देने के लिए हम जिस समय मुंडन संस्कार भी करेंगे, 16 संस्कारों में से कोई संस्कार करेंगे, उस समय उन सबको साथ बिठाएंगे उसी मंडप में। क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी के प्रति हीन भावना पैदा हो जाए या किसी को हीन भावना पैदा हो जाए। क्योंकि कार्य विभाजन है, कार्य विभाजन किया जाएगा, कोई ना कोई तो करेगा ही, तो कोई छोटा बड़ा उसमें ना हो जाए, इसके लिए हम ये व्यवस्था करेंगे। मुगलों ने, मुसलमानों ने भारत को रूंधा, कन्वर्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी हम बचे रहे, क्योंकि हमारे अंदर ये जड़ें घुसी हुई थी। इस स्ट्रक्चर को वो तोड़ नहीं पाए। उनको लगा कि इनका आध्यात्मिक केंद्र मंदिर है, यह मंदिर बचा रहा, उन्होंने मंदिर तोड़े। लेकिन हमारी जो व्यवस्था गांव में थी वो व्यवस्था ही दूसरी थी। क्योंकि हमारे यहां उस समय पर घर में मंदिर नहीं होता था। मुसलमान जब आए तब घर में मंदिर नहीं होता था। हम बाहर मंदिरों में पूजा करके इकट्ठे होकर एक स्थान पर रोज इकट्ठे होकर पूजा पाठ करने वाले, विचार करने वाले, शिक्षण अध्यापन अध्ययन करने वाले लोग हैं। इससे हमारी सामरिकता बनी रहती है। तो उनको लगा ये मंदिर है, केंद्र है, इसलिए इसको तोड़ दिया तो ये टूट जाएंगे। उन्होंने मंदिर तोड़ दिए। लेकिन व्यवस्था वो समझ नहीं पाएगी ये व्यवस्था इनकी क्या है। उनको लगा कि जो प्रोडक्ट यहां तैयार होता है वो हम छीन लेंगे।
तो हमने आधी रोटी खाई लेकिन सबने खाई। ऐसा नहीं हुआ कि उसमें कोई भूखा सोया हो। आधे अगर सोए तो सब भूखे सोए, खाया तो सबने खाया, कोई बेरोजगार नहीं। जिस समय ईसाई भारत में आए उनको लगा कि ये इस पर देश पर 800-500 वर्षों तक ये शासन रहा, फिर भी ये समृद्ध है, इसको लूटना कैसे। तो जो हम ग्लोबल मार्केटिंग सब्जेक्ट आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस समय फैक्ट्री या इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से आया। तो उन्होंने क्या किया कि आपकी जो शिक्षा पद्धति है, आपकी जो व्यवस्था पद्धति है, आपकी जो गांव में गुरुकुल व्यवस्था है, जो ये व्यवस्था को मेंटेन करता है, उसको ध्वस्त किया और ओवरनाइट भारत के लोगों को अनपढ़ घोषित कर दिया। ये जो विद्वान थे, जो व्यवस्था बनाए थे, इनको अनपढ़ घोषित कर दिया और कहा कि भाई ये एजुकेशन जो हम पढ़ा रहे हैं ये पढ़ना है, इसी से तुम्हारा भरण पोषण होगा। तुम जो ये कर रहे हो सांप सपेरों के काम, ये सब ध्वस्त करते हैं और आज से इसको अवैधानिक घोषित करते हैं। ऐसा करने वाले के लिए जेल का रास्ता खुला है, इसलिए उन्होंने इंडियन पिनल कोड बना दिया। अब हमारे यहां गांव कृषक वर्ग जो है उस पे जिनकी डिपेंडेबिलिटी है उनका क्या होगा? वो सब हो जाएंगे बेरोजगार। और गांव में उन्होंने एक अपना व्यक्ति बिठाया और कहा सुरक्षा हम देंगे, तो जो क्षत्रिय समाज है, जो ब्राह्मण समाज है, जो वैश्य समाज है, वो सब बेरोजगार होंगे अब। क्योंकि ये भूमि, उन्होंने कहा, जो सुकर्ण ने कहा था कि भूमि मेरी है, मैं यहां का इंद्र हूं, मेरी भूमि पर तुम कृषि कर रहे हो, तुम्हारी भूमि पर मैं राजा नहीं हूं, मैं तो इंद्र हूं, ये परमेश्वर ने मुझे दिया है। मुसलमान कहता है अल्लाह ने सब तुम्हारे लिए बनाया, इसलिए तुम्हें क्यों चिंता करना, पेड़ उगाना है, एनवायरनमेंट मेंटेन करना, ये करना, और तुम्हें सब अल्लाह ने अभी बना फिर बनाएगा। तो वो सुबाहु की फिलॉसफी है बेसिकली। तो वो आए तो उन्होंने वही लागू कर दिया। यहां ये जमीन हमारी है, इसके अधिपति हम हैं, और आप कौन? आप केवल मेरी भूमि पर अर्जन करने वाले लोग हैं, इसलिए इसमें जो भी फसल होगी उस पर मैं उसको बेच दूंगा। तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला कि हम इस पर एक बिचौलिया वर्ग बिठाएंगे। कानूनन भी उसको बिचौलिया या इंटरमीडिएरी कहते हैं। आज भी उसी कानून में, जो हमने जब खत्म किया 47, तब तक यही कानून था। अब वो इंटरमीडिएरी अपने आप को राजा कहता है, साहूकार कहता है, जो उसको शब्द अच्छा लगा वो उसने अपना रखा। अब उन्होंने इसके आगे जो किया वो ये किया कि अब जब वो राजा के नाम से कोई आदमी बिठा दिया, जिसको कहा कि तुम गांव में 20 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 20,000 का ये गांव और इतने एकड़ जमीन तुम्हारी। अब तुम्हारे गांव में जो लोग रहते हैं, मेरे बिहाफ पर उनसे खेती करवाओ। जमीन किसकी? मेरी। दिखने में कौन? तुम साहूकार या इंटरमीडिएरी या जमींदार, जो भी शब्द इस्तेमाल कर लीजिए। और जनता रियाया कौन? ये सेवक। तो अब जिसको आप ब्राह्मण कहते थे, जिसको आप क्षत्रिय कहते थे, जिसको वैश्य कहते थे, वो सब हो गए श्रमिक। इनसे काम करवाओ, फसल उगाओ। ये जो कर रहे थे ये तो सब गलत है। अब आवश्यकता कैसे पूरी होगी हमारी? उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए उन्होंने कहा इंडस्ट्रियलाइजेशन का मॉडल है, हम ये यहां से रॉ मटेरियल ले जाएंगे, वहां पर बनाएंगे और आपको पहनाएंगे, फिर यहां पर भी करेंगे। तो अब ये जो सब बेरोजगार हो गए, ये उनके पास काम करने जाएंगे। तो उनकी शिक्षा पद्धति जब तक नहीं अडॉप्ट करोगे तो कैसे करोगे? तो उन्होंने अपने विद्यालय खोले, ये वो मिशनरी के स्कूल सब खोल लिया। डॉक्टरों के लिए जो वैद्य हमारा था उसकी जगह मिशनरी का हॉस्पिटल खोल दिया, जो हमारा गुरुकुल था उसकी जगह मिशनरी का स्कूल खोल दिया, जो हमारा वैश्य था उसके लिए, उसके स्थान पर उसने यहां इंडस्ट्री खोल दी। और श्रमिक तो श्रमिक था ही। अब ये जो बेरोजगार हुए वो सब फैक्ट्री में काम करने जाएंगे, वहां से इनका भरण पोषण होगा, उसकी पूरी आमदनी उसकी होगी। और हम सब, और मेरे खेत में जो जमींदार ने हमें थोड़ी राइट दे रखे हैं, उस पर जो फल चलाएगा तो मैं उसका जो हल है वो उनसे खरीद कर लाऊंगा। तो जो कुछ मुझे मिलेगा वो भी वही ले लेगा। कुल मिलाकर आपका सब कुछ वो ले जाएगा। अब हमको हमारे ऊपर शासन करने के साथ साथ भारत से धन कैसे ले, उसके लिए विभिन्न प्रकार की कार्य पद्धति, विभिन्न प्रकार का स्ट्रक्चर और विभिन्न प्रकार के नौकरशाह तैयार करेगा।
सोचकर देखिए कि भारत में जो नौकरशाह था, मतलब जो स्ट्रक्चर उन्होंने बेवेरियन मॉडल जिसको आज भी हम चला रहे हैं, बेवेरियन मॉडल में उनके यहां का तृतीय क्लास का और चतुर्थ क्लास का कर्मचारी हमारे राजा के ऊपर बैठा। वहां का राजा या रानी, उसकी सरकार, सरकार के मातहत वहां नौकरशाह और उसके मातहत यहां का नौकरशाह। कौन सी कैटेगरी हो गई? चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी हमारे राजा का बॉस होगा। यानी कि अब हमको क्या बना दिया? टोटल गुलाम। और वो जो यहां कर्मचारी बिठाया वो उन्होंने हमारे राजा के ऊपर बिठाया। कहने के लिए राजा घोड़े पे चलेगा, लेकिन चलेगा तभी जब वो घोड़ा हाँकेगा, घोड़े बैठने देगा। नहीं बैठने देगा तो उठाकर उसके भाई को बिठा देगा, उसके पड़ोसी रिश्ते नातेदार को बिठा देगा, ताकि सोशल स्ट्रक्चर, सोशली दिमाग में लोगों को है ये राजा साहब है, तो राजा साहब बैठेंगे लेकिन काम उनके लिए करेंगे। और राजा साहब नहीं बैठेंगे तो राजा का भाई, बेटा, ये वो जो उनकी गुलामी सही करेगा उसको बिठाएंगे। दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमने वो स्ट्रक्चर तोड़ा नहीं, और आज भी वही स्ट्रक्चर बना हुआ है। और उसमें इतने छेद थे कि यहां से लूटने की व्यवस्था के लिए वो बना था, क्योंकि उनका उद्देश्य, दादा भाई नौरोजी कहते हैं, उनका उद्देश्य यहां शासन करना था ही नहीं, उनका उद्देश्य यहां की वेल्थ ले जाना था, लूटना था। तो अगर उनका यहां पर कोई आईसीएस ऑफिसर बैठा है और वो रेवेन्यू 10 रुपए जमा करता है और 5 रुपए चोरी भी करता है, तो कहां ले जाएगा? इंग्लैंड। तो 10 रुपए नंबर 1 में जाएंगे और 5 रुपए भी इंग्लैंड में जाएंगे, उनकी जीडीपी बढ़ाएगा। तो क्या समस्या है उनको? तो कानून का आवरण, जिसको हित्वाभास कहा अभी सत्यन जी ने, तो हित्व, आपका हित है ये आभास कराएगा और लूट कर ले जाएगा। और हमारे यहां से भी जब उनको, भाई 57-50 देशों पर उनका कब्जा है, तो हमारे यहां भी, हमारे लोगों में से भी उनको चाहिए होंगे। वो भी यहां जब नौकरी खत्म होगी तो इंग्लैंड में ही अपना घर बनाएंगे। तो जो यहां लूट लाट के भारतीय भी लूटेगा, वो भी वहीं जाकर खर्च करेगा। मोस्टली उस समय के नौकरशाह सब शिफ्ट हो जाते थे। आज जो आबादी आपको दिख रही है वो सब उन्हीं कर्मचारियों की है, उनके यहाँ जो उन्होंने हमारे यहाँ रखे थे। या तो लेबर क्लास या अधिकारी उसको कहा था, लेकिन काम वही किया। अब आजादी के बाद वो स्ट्रक्चर हमने नहीं तोड़ा, वो स्ट्रक्चर वैसे ही बना रहा, उसके परिणाम हमको दिख रहे हैं, आज भी दिख रहे हैं। लेकिन लूट कैसे बढ़े? क्योंकि अब तो स्वायत्त हो गए। नंबर 1 का जो 10% पैसे 10 रुपए ले रहा था वो तो रुक गया, और दूसरा जो उनका नौकरशाह बैठा था वो भी चला गया। लेकिन धन तो भारत से जाना है, तो कैसे करें? जिसको मैं ईसाईयत कहता हूं, जो कि अभी, जैसा मनीष सुशील जी ने कहा कि मॉडल जो बने होते हैं उनके ऊपर नया मॉडल आता है, और वो नया मॉडल उसको रिस्ट्रक्चर करता है, अपने लिए इस्तेमाल करता है और उद्देश्य अपना पूरा करता है। इन मॉडलों में जो सशक्त होगा वो बाकियों का इस्तेमाल करता है और ले जाता है, और नुकसान किसका? सिर्फ भारतीय स्ट्रक्चर का करेगा, हमारी फिलॉसफी का नुकसान करेगा। उसको इनमें से किसका इस्तेमाल करना है? वो कम्युनिज्म का इस्तेमाल करना है, कल्चरल मार्क्सिज्म फैलाना है, कोई समस्या नहीं। ईसाईयत को यहां बहाल करना, कोई समस्या नहीं। इस्लाम को यहां बहाल करना, आफ्टर ऑल ये तीनों ही डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। आफ्टर ऑल आप ये तीनों ही आपके जो ओरिजिनल भारतीय स्ट्रक्चर है उसके विरुद्ध है ना। इसलिए इनमें से जो स्ट्रक्चर उसको उस समय सूट करेगा, जिसकी संख्या बैठी होगी, जिसका हायरार्की बैठी होगी, उसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन फाइनली धन लेगा, मानसिक गुलाम बनाएगा, आपके राजा को बिठाकर उस राजा का बजट भी बनवाएगा, और राजा को बैठने उठने की, इसको रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, यह भी वो डिसाइड करेगा। और हमको लगेगा कि हम डेमोक्रेसी में हैं जब तक कोई सशक्त राजा नहीं बैठेगा जो पूरे स्ट्रक्चर को समझे और धीरे धीरे उसको ब्रेक करे, जैसा आजकल हो रहा है। अब उनको भारत से धन लेना है, तो एक सिंपल फिलॉसफी उनकी यह है कि जो लोग यूरोप से निकले थे, जिन्होंने यूएस पर कब्जा किया, जिन्होंने कनाडा पर कब्जा किया, जिन्होंने मैक्सिको पर कब्जा किया, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा किया, जिन्होंने न्यूजीलैंड पर कब्जा किया, और जिन्होंने साउथ अफ्रीका पर कब्जा किया, वो हैं कौन? एक परिवार के लोग, सिर्फ यूरोप वाले।
फर्क कितना आया? फर्क इतना आया कि वो जब स्वतंत्र हुए तो वो स्वायत्तता में केवल कमांडिंग यूरोप की खत्म हो गई, व्यक्ति वही बैठ गए जाके वहीं। तो उनकी ब्रीड एक है। उन्होंने वहां के नेटिव इंडियंस को, जिसको लोकल भारतीय कहते हैं, लोकल इंडियन कहते हैं, उसको खत्म कर दिया सब जगह। जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट था, जो ओरिजिनल वहां की फिलॉसफी थी, उसको खत्म कर दिया बिल्कुल जड़ से। उन्होंने वहां स्कूल खोले। अभी कनाडा का प्रकरण हम लोगों ने सुना होगा कि एक स्कूल के नीचे से मिशनरी के खुदाई हुई तो हजारों कंकाल मिले बच्चों के। तो उन्होंने कहा हम डे बोर्डिंग करेंगे, हम टोटल बोर्डिंग करेंगे, आप हमारे पढ़ने आइए। वह बढ़िया पढ़ाएंगे भाई, कॉन्वेंट खोला है, फ्री में पढ़ाएंगे, मदद भी करेंगे, खाना भी खिलाएंगे, ये भी करेंगे। और बाद में समझ में आया कि ये बच्चा जो है हमारी फिलॉसफी पर नहीं चल रहा या हमको धारण करने को तैयार नहीं, तो मार के गड़ा भी देंगे, और बाकी जो अपने गुलाम तैयार हो जाएंगे उनको छोड़ देंगे मार्केट में। इसीलिए वो हजारों कंकाल वहां पर मिले। तो वो लोग जो वहां गए और उन्होंने वहां की लोकल जो इनहेबिटेंट थे उनको या तो समाप्त कर दिया या उनको अपनी तरह बना लिया। और केवल इतना सा स्वतंत्रता का उनका मतलब सिर्फ इतना था कि अब इंग्लैंड के राजा को वो रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, लेकिन जो नौकरशाह भेजा था वही वहां बैठेगा। वो नौकरशाह आजाद हो गया, उसने अपना वो बना लिया, लेकिन वहां का ओरिजिनल तंत्र तो उसने खत्म कर दिया। इसीलिए वो सब क्या है, एक सुर में बोलते हैं, सब इकट्ठे रहते हैं। वो जब भी एशिया के अंदर कुछ गड़बड़ होगा और कोई शक्ति उनको ललकारेगी तो क्या करेंगे, वो सब इकट्ठे हो जाएंगे, जिसको आजकल आप नाटो कहते हैं। अब वो हमको यहां उद्देश्य तो शुरू से उनका यही था कि पूरे संसार की वेल्थ मेरे हाथ में आना और भारत सहित इन देशों की संस्कृति को समाप्त करना, क्योंकि ये संस्कृति उठी तो वो पनप नहीं पाएंगे। तो यहां तो पहले से बहुत सारी समस्याएं हैं। इस्लाम पहले से समस्या आ चुकी थी, ईसाईयत अपने आप में आ चुकी थी, साम्यवाद अपने आप में आ चुका था। तो इनको फंडिंग करें, इनको जितनी फंडिंग होगी उतना भारत व्याकुल भारत बनेगा, और जितना व्याकुल भारत होगा उतना उनको उससे लाभ मिलेगा। बहुत छोटे छोटे इलस्ट्रेशन है कि उनको तेल चाहिए तो इराक में डिस्टर्बेंस करेंगे और कब्जा कर लेंगे और अपना आदमी वहां बिठा देंगे। कहने के लिए स्वायत्त तो होंगे, लेकिन रिपोर्टिंग यूएस प्रेसिडेंट को करेंगे। उनको लगता है कि एशिया के अंदर एक चीन बड़ी शक्ति है, एक भारत बड़ी शक्ति है, एक रशिया बड़ी शक्ति है, उसके बीच में अफगानिस्तान है। वहां पर बैठने पर तीनों को कंट्रोल किया जा सकता है, तो अफगानिस्तान कब्जा कर लेंगे, जो उनको कहानी बनानी हो बना लेंगे। और उसमें भी दुई लाभ देखेंगे, एक तो हमारा आदमी, दूसरा वेल्थ। तो उनको लड़ाकर हथियार बेचना, ये करना वो करना, और खूब यूक्रेन और रशिया का युद्ध करवाइए और यूक्रेन की मदद करिए। और वो मदद कैसी, पेड। तो क्या होगा, आफ्टर ऑल जो वो करना चाहते थे वो होगा। भारत में आएगा तो F-16 बेचेगा और थोड़ी देर बाद पाकिस्तान जाएगा तो F-18 उनको बेचेगा। अब भारत व्याकुल भारत कैसे रहे, इसके लिए वो पूरा स्ट्रक्चर मेंटेन करेगा। भारत में ये जो दूसरी शक्तियां हैं, इन शक्तियों को फंडिंग करेगा। भारत में जो नए नए आपने तरीके अपनाए हैं भारत को विकसित करने के, उनमें नैक्सेस करेगा। तो भारत में एनजीओ गैंग खोलेगा। आपको पता है भारत का, मेरे अनुसार भारत का पहला एनजीओ गैंग राजा राम मोहन रॉय था, पहला एनजीओ गैंग। क्योंकि जब उन्होंने मिशनरी के स्कूल खोले और मिशनरी के स्कूलों में एडमिशन नहीं हुए, तो राजा राम मोहन राय जो कंपनी में 10 साल से काम कर रहा था, उसको वो इंग्लैंड ले जाकर 2 वर्ष उसको प्रशिक्षित किया कि कैसे एजुकेशन चलेगी। फिर राजा राम मोहन राय भारत आए। उन्होंने कहा भाई भारत उत्थान कैसे होगा, भारत उत्थान होगा स्कूलों में पढ़कर। ये कहां तुम मदरसे उसमें पढ़ रहे हो, गुरुकुलों में। अब वो स्कूल कहां मिलेंगे, स्कूल तो मिशनरी ने खोले। और उन स्कूलों में फिर भी हम नहीं जाएंगे तो राजा राम मोहन राय को हीरो बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी पब्लिसिटी भी करनी है ना, महान आदमी है। तो उसके लिए एक नया षड्यंत्र रचेंगे कि यहां भारत में सती प्रथा होती है। मैं तो पूरे देश में घूमता हूं, मुझे कहीं सती प्रथा के प्रकरण सुनने में नहीं मिले।
लेकिन उस समय के अखबारों में बंगाल को बताया, राजस्थान को बताया, तमिलनाडु को बताया, उत्तराखंड, भैया वहां हो रही और इसको खत्म अंग्रेज कर रहा है, क्या कह के? राजा राम मोहन रॉय ने आंदोलन किया तो हमने कर लिया। अब सिंपैथी लोगों की, भारत तो हिंदुओं का देश है और हिंदुत्व की जो शक्ति है वही कमजोरी भी है, सहज हृदय, तो हम उसको राजा राम मोहन रॉय को सैल्यूट मारेंगे। और वो जब कहेगा कि भाई देखो अगर कुछ अच्छा करना है तो मिशनरी के स्कूल में पढ़ो, तो सरकारी नौकरी मिलेगी, भरण पोषण होगा, तो हम बच्चे पढ़ने जाएंगे और उसको हम संज्ञा देंगे भारत में पुनरुत्थान का जनक। पूरा इतिहास उनका और उनके तहत के जो एनजीओ, बाद में प्रार्थना समाज, ये समाज, वो समाज, पूरा स्ट्रक्चर पढ़िएगा तो आपको इस दृष्टि से, जैसे मैं कह रहा हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा वो किसको पढ़ा रहे हैं, वो उत्थान किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ अंग्रेजों और ईसाइयों को यहां स्थापित करने के लिए। वैसे एनजीओ भारत में खोले जाएंगे तो तमाम एनजीओ, लाखों एनजीओ भारत में जमीन पर आ जाएगा। अब वो एनजीओ में जो, हम तो चूंकि नौकर हैं देश में, हमारे देश में मालिक बहुत कम पाए जाते हैं, मानसिकता नौकर की है, क्योंकि बच्चा, मेरा जमींदार का बच्चा भी बड़ा होता है तो बड़ा होते समय उसको वो आशीर्वाद देता, कहता बहुत अच्छी नौकरी मिले, मतलब जन्म से ही गोद में लिया, पहला आशीर्वाद उसको नौकर बनने का दिया हमने, और ये अपनी परंपरा में आ चुका है, बहुत अच्छी नौकरी मिले। और बहुत अच्छा बोलेगा तो कहेगा कलेक्टर बने, बनाएगा नौकरी, चाहे वो कलेक्टर बना है चाहे वो कुछ बनाएगा नौकर। ये नहीं कहेगा तुम अपनी कंपनी खोलो, भारत में उत्थान करो, अपना कुछ काम करो, भारत का विकास करो, कुछ नहीं कहेगा, बहुत अच्छी नौकरी करो। तो हम तो ठहरे उस मानसिकता के लोग जो सिर्फ नौकरी के लिए परेशान है। आंदोलन भी नौकरी के लिए करते हैं, सरकार भी नौकरी के लिए बदलते हैं और सरकार गिराते भी नौकरी के लिए, क्योंकि हम परफेक्ट वेल नॉन एजुकेटेड नौकर हैं संसार के। ये सत्य है, बहुत लोगों को हजम नहीं होगा लेकिन सत्य है। तो क्या नौकरों का देश है, इनको रोजगार चाहिए और एनजीओ खुली है, उसमें रोजगार दे रहा है। तो उसने एक थीम भेजी, थीम एनजीओ को दिए और एनजीओ से कहा कि भारत में यह वातावरण क्रिएट कर दो कि ये जो है बहुत अच्छी चीज है, खाने वाली है, भले ये लपेटने वाली, खाई भी जा सकती है और इसका मल्टीपर्पज इस्तेमाल है। उन एनजीओज ने इस पर रिसर्चें करनी शुरू कर दी और ये रिसर्चें, कुछ पर पीएचडियां हुई, कुछ पीआईएल्स गई, कुछ ये हुआ, कुछ सेमिनार हुए, कुछ भाषण हुए, और मालूम पड़ा कि 5 साल बाद जिसको 5 साल पहले कह रहे थे लोग ये दूषित चीज है, वही आज का अमृत बन गया। अब ये जो अमृत था, जो बेकार था, इसको कौन बेचेगा, कौन खरीदेगा और इसका धन कहां जाएगा? इस अमृत को बनाने वाला वो था जिसने एनजीओ को फंडिंग करी थी, और उस एनजीओ में हमारे कर्मचारी, चूंकि हम तो नौकरी ढूंढ ही रहे थे, चाहे स्थायी चाहे अस्थायी, हमको कुछ रोजगार मिल गया तो हमने उसके इस कूड़े के प्रोडक्ट को भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट बनाकर बेच दिया और धन बनाने वाले के पास वहां चला गया जहां जाना था। अब भारत को अगर भारत बना दोगे, कल्चरल भारत बना दोगे, तो ये हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि फिर वो कहेगा गाय का देसी घी खाओ पियो, वो कहेगा अलसी का बीज चूसो, वो कहेगा अदरक खा लो तो ऐसा हो जाएगा, लहसुन खा लो तो वैसा हो जाएगा, पत्ती खा लो तो ऐसा हो जाएगा, पेड़ का वो तना खा लो तो ऐसा हो जाएगा, उसका गोंद खा लो तो वैसा हो जाएगा, सब तो सही कर लेगा, वो क्या बेचेगा? जब आप भारत को भारत बना दोगे तो वो बेचेगा क्या यहां? क्योंकि हमारे भारत को, भारत का मतलब है रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा। ये हमने अगर विकसित कर ली तो हमें चिंता ही नहीं बची कि हमें नौकरी करनी है। किसके लिए करनी भाई? हमें तो हमारी आवश्यकता पूरी हो गई और हम अपने गांव को मेंटेन कर रहे हैं, बढ़िया उसको संस्कारित करेंगे। इसमें जो कुछ आमदनी गांव की होगी, जो प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट का कुछ जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो जनपद में, पूरे जनपद में गांव का इकट्ठा होगा, वो राज्य में, और राज्य का देश के राष्ट्रीय नेतृत्व को चला जाएगा, जो यहां सुरक्षा प्रोवाइड करेगा, बाह्य सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेरोजगार तो कोई है नहीं, वो बेचे किसको? इसलिए उसको बेचने के लिए भारत की संस्कृति को तोड़ना पड़ेगा, जिसको आप कल्चरल मार्क्सिज्म कहेंगे।
कल्चर क्या समझाएगा? रावण तो परम विद्वान ब्राह्मण था, ये तो ब्रह्म हत्या करने वाले राम थे, उनकी पूजा क्यों करते? तो ब्रह्म हत्या हो गई, और ब्रह्म हत्या हो गई तो कुछ लोग तो ब्रह्म हत्या का दोषी मानेंगे। तो जो अपने आप को तथाकथित ब्राह्मण कहेंगे बिना नॉलेज के, वो भी उनके ट्रैप में 1-2% तो फंस ही जाएंगे। अब उसमें फंस गया वो, तो अब इस नॉलेज को एक्सप्लोर करना है, बड़ा करना है कि भाई इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए हमको कि कैसे रावण जो है वो महान था और ये अत्याचारी थे। तो उसके लिए जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई होगी, यहां से जाकर ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई होगी, ऑक्सफोर्ड के बाद और भी कोई फोर्ट होगा उस पर होगी, लेकिन कुल मिलाकर धन मेरे बाप की जमीन बेचकर ऑक्सफोर्ड में हम ये पढ़ने जाएंगे कि रावण कैसे महान था। लाभ किसका इस पूरी पढ़ाई में? वो यूनिवर्सिटी जिसने करोड़ों रुपया फीस लेके ये पढ़ाया था, और हमारा बच्चा लौट कर आएगा और हमको पता भी नहीं, हम क्या, अरे मेरा बेटा तो अमेरिका में पढ़ता है, इंग्लैंड में पढ़ता है, ये वो बड़ी बड़ी अड़ोस पड़ोस में बोर्ड लगाकर बताएंगे, और हमको पता ही नहीं है कि वो मेरा घर तोड़ने के लिए एजुकेशन लेकर आया, बढ़िया शिक्षित होकर आया। अब वो उसी में से कुछ जज बनेंगे, कुछ फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, कुछ फाइनेंस सेक्रेटरी बनेंगे, कुछ आईएएस बनेंगे, कुछ पीसीएस बनेंगे, और जो बैठे हैं सेलेक्ट करने वाले वो भी उर्ज बिरादरी कहें तो जल्दी जल्दी कहेंगे तुम ये वाला देखो सही वाला मिला, उसका इंटरव्यू लेंगे, कहेंगे यू आर राइट, चलिए आइए। बाकी साफ सपेरे सोचते हैं, तुम सही सोचते हो, यस यू आर, तुम आइए सोच सकते हो, बढ़िया। 2-3 साल बढ़िया रट्टाफिकेशन लगा लेंगे और एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, फिर हम किसी सीट पर बैठेंगे और फिर हम इंटरव्यू बोर्ड में भी बैठेंगे और अपनी ही तरह अपनी बिरादरी बढ़ा लेंगे, पूरा स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। उनमें से कुछ सेना में भर्ती होंगे, पढ़ाई तो वही है, और हमको तो वो अच्छे लग रहे हैं क्योंकि वही पढ़े लिखे हैं, अपनी जमात अपनी मानसिकता उनसे मिलती है। और जिस दिन साम्यवाद भारत पर कब्जा कर रहा होगा तो उस दिन केवल सेना को यह कहना है हम इनके साथ हैं, जैसा चाइना में हुआ। कुछ नहीं करना, नेशनलिस्ट चाइना को खत्म करने के लिए अगल बगल की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई शुरू करनी है और यह समझाना है तुम सबसे निकृष्ट लोग हो, यह सब छोड़ो जो तुम लोग करने वाले हो, ये तुम्हारे पूर्वजों ने सब तुमको गलत बताया, ये सही है, और इस राजा को हटाओ जो गलत बता रहा है। इस राजा को जिस समय तुम हटाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, राजा के घर पर कब्जा करोगे, उस समय इनको बचाने के लिए सेना और प्रशासन आएगा, और सेना और प्रशासन के 2 अधिकारियों को कहना है आई एम विथ यू। बदल गया, न राजा न राज्य, न लोकतंत्र न तंत्र। और इसकी पढ़ाई वहां से होगी जिसको हम भारत में लोग अपने खेत बेचकर पढ़ाने जाएंगे, और वो भी कहेगा भैया हम तो नौकरी हैं, बढ़िया हमको जॉब मिल गया है, नया राजा बना है, हमको अपना मान रहा है, और हम तो ये वो सब गाड़ी घोड़ा हवाई जहाज दे रहा है, बढ़िया गेस्ट हाउसों में रखा। हाँ, गाँव में खेत में पड़े थे, खेती कर रहे थे, बढ़िया ऐश। अब उनको इस तंत्र में बदलाव के साथ कुछ और करना है, तो वो करने के लिए उनको आपका घर तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई साहब एक घड़ी हमने बनाई है जो लटक कर चलती है, और उसमें 5 रुपए का एक्सेल पड़ता है, और तुम कहां ये घंटा टांगे घूम रहे हो। तो घड़ी अपने को पसंद आई, चलो ठीक है भाई ले लेंगे, एक टांग लेंगे। एक घड़ी टांग लोगे तो अगर परिवार एक रहेगा तो एक ही घड़ी पर रहेगा, लेकिन परिवार अगर विखंडित हो जाए तो कई घड़ी बिकेंगी। तो अब उस परिवार को विखंडित करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा समाज में। तो क्या इस्लाम का सहारा लिया जा सकता है? हाँ ले लेंगे। तो क्या ईसाईयत का सहारा लिया जा सकता है? ले लेंगे। तो क्या मार्क्सिज्म का सहारा लिया जा सकता है? ले लेंगे। रिसर्च तो वही कर करके लिखेंगे, पेपर पब्लिश करेंगे, किताबें छापेंगे, और ISBN जैसा नंबर एक अलॉट करेंगे, और हम कहेंगे हमारी किताब पर ISBN का नंबर है। और आपको मालूम है ये कौन देता है? ISBN का नंबर इंग्लैंड की एक प्राइवेट कंपनी अलॉट करती है, जिसका सरकार का कोई तंत्र से मतलब नहीं। उसने एक वो बना दी है लिस्ट, उस लिस्ट का एक नंबर है, उनको आप पैसे दीजिए, वो आपका ये प्रोडक्ट वहां चढ़ा देंगे और उसका एक नंबर आपको दे देंगे। हमको इसी में प्राउड है कि मेरी देश तोड़ने की ये फिलॉसफी ISBN नंबर लेकर आई है। और इस ISBN नंबर या ISO ISBN दोनों एक ही कंपनी देती है।
वो सेम कंपनी है। और हमारे घर में आईएसओ का, हमारे ऑफिस में, हमारे कार्यालय में आईएसओ का बोर्ड लगा होगा, ये मेरे लिए गर्व की बात है। इससे मुझे और लोगों को बेवकूफ बनाने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। और इसका पैसा मंथली हम या ईयरली उनको देंगे कि हमारे पास आईएसबीएन नंबर है या आईएसओ नंबर है। फाइनली क्या हुआ, मेरा घर जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक उसकी 10 घड़ियां बिक नहीं सकती साहब। नहीं तो हम तो एक ही घड़ी में सब लोग आंगन में, वो कहते हैं आंगन में तुलसी लगा लो, तो भाई जो कोई निकलेगा वहां ले, वहीं पे एक घड़ी लगा लो ऊपर। जो घर से निकलेगा कि कमरे, किसी कमरे से निकले, घड़ी दिखाई पड़ेगी। लेकिन हर कमरे में घड़ी हो, इसके लिए वैमनस्यता होना आवश्यक है कि उनके दरवाजे पर जब खुला हो तो मैं उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे अपने भाई की शक्ल अच्छी नहीं लगती, तो मेरे कमरे में घड़ी होना आवश्यक है। अब ये घड़ी है जो वो इन्वेंशन करेंगे, वो इन्वेंशन हमको बेचेंगे, तो एजुकेशन देनी पड़ेगी, पढ़ाना पड़ेगा, नौकर तैयार करने पड़ेंगे। तो डिग्री एमबीए की तो एमबीए की डिग्री देगा। अब भारत की फिलॉसफी क्या है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, हम सबको रटा है। लेकिन अपने लड़के को एमबीए इस बात की करवा रहे हैं कि जो प्रोडक्ट बन गया है उसकी आवश्यकता जनरेट करी जाए। जो लोग मार्केटिंग में हम में से होंगे, जिनकी दुकान होगी, जिनका कोई काम होगा, जो कोई कुछ खरीद फरोख्त करते होंगे, उनको ये बात मालूम होगी कि हमको आवश्यकता जनरेट करनी पड़ेगी। क्योंकि प्रोडक्ट उन्होंने बना दिया और ये कहा ये प्रोडक्ट हमने बनाया, एड़ा तिरछा है, तो क्या हुआ, कोई कीमत नहीं है। तो एक काम करते हैं, ये बना 5 रुपए का है, इस पर 500 रुपए खर्च करके लोग तैयार करते हैं जो भारत में जाकर घर घर बताएंगे कि ये साहब ले लोगे तो तुम्हारी समृद्धता आसमान पर छुएगी। तो वो एमबीए किस बात का करेगा, इस बात का करेगा कि वो प्रोडक्ट को कैसे बेचे, आवश्यकता को पूर्ण करे, आवश्यकता कैसे जनरेट करे, क्योंकि प्रोडक्ट तैयार है, इसको बिकना है। इसी को क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी टीवी में जो फिल्में आती हैं तो वो कहते हैं साहब इन्वेस्टर समिट बुलाई है। तो कहता है मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मार्केट नहीं पकड़ रहा है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट 400 करोड़ चाहिए, 1 रुपए का प्रोडक्ट 4000 में बेचेंगे, 400 करोड़ लगाना पड़ेगा। तो इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा ये लीजिए तुम लगाओ। तो उसने पब्लिसिटी करनी शुरू करी, सिलेबस छापने शुरू करे, एनजीओस को समझाना शुरू किया, और जैसे ही मार्केट पकड़ा तो ये 1 रुपए वाला प्रोडक्ट 400 रुपए में बिकने लगा। और उसने जो उस पर 400 करोड़ लगाए थे वो तो एक झटके में निकल आए। तो परिवार प्रबोधन हम करते ही रह गए और वहां फंडामेंटल राइट क्रिएट हो गए। और उसने सिस्टमेटिक तरीके से यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 15-15, 20-20 लाख रुपया रोज लेने वाले वकील खड़े किए। और करना क्या था, 5 लाख की संपत्ति का मुकदमा घर का, और 5 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट में वकील के खर्च हुए, लेकिन मुकदमा जीत कर आए साहब। अब ये जो 5 करोड़ खर्च करने वाले सुप्रीम कोर्ट में हैं, ये कौन लोग हैं भाई, इनको क्या पड़ी है। मेरे घर के झगड़े में जेंडर इक्वेलिटी, फंडामेंटल राइट, बाप बेटे का झगड़ा, पुत्र वधू और पति का झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा, और प्रॉपर्टियों का बंटवारा, मामला तो 5 लाख का ही था। ये सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ने वाले 5 करोड़ रुपए खर्च करने वाले कौन लोग थे और क्यों थे भाई। क्योंकि ये एक इलस्ट्रेशन जो घर तोड़ देगा ये पूरे देश पर लागू हो जाएगा, तो वो 5 करोड़ नहीं साहब 5000 करोड़ देकर जाएगा। इसलिए 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था ये जो जॉन सॉरस खर्च करता है। ये 5 करोड़ से 5000 करोड़, लेकिन इस 5 करोड़ से 5000 करोड़ बनाने के लिए आपके घरों के बंटवारे करने पड़ेंगे, आपको अबेमनस बनाना पड़ेगा, आपको एक स्टेटस सिंबल बताना पड़ेगा। एक मोबाइल जो 5000 का आता है उतना ही काम करता है जो एक आईफोन 5 लाख का काम करता है। लेकिन अब जब तक आपको स्टेटस सिंबल समझ नहीं आएगा तब तक 5 लाख का खरीदोगे कैसे। उसके लिए पब्लिसिटी, मार्केटिंग, फिल्म, टीवी सीरियल, उसमें हीरो लेकर निकलेगा, ऐसा फोन ऐसे दिखाएगा, तो कहीं कौन सा वाला था, बोले ये वाला था, बोले यही वाला लाना है। तो वो फिल्म में पैसे किसने लगाए, वो फिल्म में पैसे किसने लगाए, जिसने डायलॉग लिखे थे। और शोले फिल्म के अंदर जिस गांव में बिजली नहीं थी उसकी जो सर्वोच्च
नायिका है वो रात में लालटेन जलाती है, लेकिन साहब लाउड स्पीकर पर अजान बजती है। वो लाउड स्पीकर को बिजली कहां से मिली? वो टंकी कैसे बनी जिस पर वो हीरो कहता है मौसी मैं मर जाऊंगा, उस पर पानी कैसे चढ़ा? हाथ से। और नायिका जो सर्वोच्च नायिका है, ठाकुर की बहू है, जो सबसे समृद्ध है, गांव का नेतृत्व करता है, उसके घर में बिजली नहीं। अब आप लॉजिक ढूंढ पाओगे? किसी ने तो डायलॉग लिखवाए होंगे, किसी ने तो लाउड स्पीकर बजवाया होगा, किसी ने तो यह सिद्ध किया होगा कि अल्लाह की नवाज के आगे मेरा बेटा भी बॉडी पर पड़ा हो तो उसके ऊपर पैर रख कर जाएगा। किसी ने तो यह समझाया होगा, किसी ने तो लिखा होगा, उस पर इन्वेस्टमेंट भी किया होगा, फिल्म हिट भी हुई होगी, क्योंकि अपने को तो उसी में मजा आ रही है। ये कौन लोग हैं जो हमारे घर में हमारा लड़का घर से भागकर जाता है, मुंबई में टिकता है, सब लोग उसको नकार देते हैं, लेकिन एक क्रिश्चियन अम्मा उसको मिलती हैं जो उसको डांट कर रखती हैं, उसकी खाना पीना भी करती है, किराया नहीं देता, थोड़ा डांटती है लेकिन दुत्कारती है, उसको गले लगाती है और कहती है ठीक है बेटा तूने जो किया वो ठीक किया। उसका ये जो लिबरल फेस है ये कौन दिखा रहा है? ये कौन से सीरियल जो आजकल टीवी में चल रहे हैं कि एक पति 4 पत्नियां, हर एक पत्नी के 4-4 पति। अरे ये पुराना, पिछले साल इसकी इससे शादी थी, अगले साल उसकी उससे हो गई, उसके बाद उसने उसको छोड़ दिया तो फिर इसके पास आ गई, फिर इसके पास से उसके पास चली गई, इसके बच्चे उस पति से ये वाले हैं, इस पति से वो वाले हैं। यही पूरा सीरियल, 90% सीरियल इतने मॉडर्न हैं कि वो आपके घर में एक विवाह को टिकने नहीं देंगे, और इतने मॉडर्न कि वो लिविंग रिलेशन को स्थापित कर देंगे। लिविंग रिलेशन स्थापित होगा तो घर में भारत जो है वो व्याकुल भारत बनेगा, और व्याकुल भारत जैसे ही बनेगा तो टीवी बिकेगा, फ्रिज बिकेगा, घर बिकेगा, मकान बिकेगा, ये सब स्ट्रक्चर बनेगा, वो बिकेगा। और इनके सबके आप बनाने भी लगे भारत में तो पेटेंट किसके पास? ये उसके पास जिसने बनाकर ये सब भेजा था। तो आप सब कुछ करने लगेंगे तो भी पेटेंट का 10-20% उसको देंगे। तो उसने आपका घर तोड़कर, आपका परिवार तोड़कर, आपका समाज तोड़कर, आपका भारत तोड़कर, आपके भारत का कल्चर तोड़कर, भारत की संस्कृति को छिन्न भिन्न करके भारत का पूरा धन ले जाने के उद्देश्य से उसने ये सब कुछ किया। ये ग्लोबल मार्केटिंग फोर्सेस हैं। जो हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट भारत में छपे, अडानी का शेयर छोड़ दीजिए, पूरी मार्केट धड़ाम हो जाए। और पूरी मार्केट धड़ाम हुई तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और शेयर खरीद लिए। जब मार्केट लाइन पर आई तो आपके 50 लाख करोड़ चले गए और उनके बन गए, क्योंकि उन्होंने शेयर खरीद लिए थे जिस समय आपके गिरे थे। मार्केट तो आ जाएगी बैलेंस। लेकिन किसने इन्वेस्टमेंट किया? ये शॉर्ट सेलिंग हुई कैसे? ये शॉर्ट सेलिंग ऐसे ही हुई कि उसने भारत में एक समूह तैयार किया था। जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उस समूह ने हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे, हर चैनल पर चिल्लाया ये सब गलत हो रहा, ये बेच दिया, वो बेच दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मोदी जी ने पैसा ऐसा कर दिया, अडानी को बढ़ा दिया, मार्केट भ्रष्टाचार हो गई। और फिर उन्होंने ही सब शेयर खरीद लिए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, ये हुआ, कुछ नहीं निकला। लेकिन 50 लाख करोड़ रुपया चला गया। अडानी को जहां आना था वहां आ गया, बाकी लोगों को आना था वहीं पहुंच गए, उनके शेयर इक्विलिब्रियम हो गए। लेकिन जो इन्वेस्टर का पैसा था, जिसने 500 का शेयर खरीदा था, उसने जल्दबाजी में 200 रुपए का बेच दिया, तो उसके 300 गए और उसने फिर 500 का खरीद ली, 200 का खरीद लिया और फिर 500 पर आ गया, 300 रुपए वो ले गया। उसके लिए भारत में सिस्टमेटिक तरीके से हमारे घरों में, एनजीओ में काम करने वाले मेरे बच्चों ने रिसर्च करके उसको दी थी और माहौल बनाया था। कारण पॉलिटिक्स हो, कारण लूट हो, कारण भारत में कुछ भी करने का उनका उद्देश्य हो, लेकिन जो प्रक्रिया 16वीं 17वीं सदी में शुरू हुई थी वही कंटिन्यूएशन में है। मैं इसलिए कहता हूं कि तंत्र वही है। 47 में जब हम आजाद हुए तो क्या हमने उस समय का मुख्य सचिव बदला था? क्या हमने वो प्रक्रिया बदली थी? क्या हमने वो कलेक्टर बदला था?
जो अभी एक दिन 15 अगस्त को बैठा था और 16 अगस्त को, क्या अलग अलग थे? तो आपका स्वातंत्र कैसे हो गया? स्वाधीन तो मान सकते हैं, तंत्र कैसे आपका हो गया? तंत्र तो वही था जो 18वीं 19वीं सदी शुरू होते हुए बन गया था, उसी तंत्र में हम विराजमान थे। वही तंत्र है जो अभी भी शासन कर रहा है, उसी तंत्र के तहत हम भी उसके हिस्से हो गए, और हम उसके घटक ना हुए तो कहीं ना कहीं दूसरे ट्रैप में आ गए, और ऐसे हमने अपने घरों को खत्म किया। चाहे स्टेटस सिंबल बताया हो, चाहे परिवार तोड़ा हो। एक इलस्ट्रेशन देके इसको पूरा करेंगे। हम सबने महिला सशक्तिकरण के नाम से 2004 में एक संशोधन सुना होगा, सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 6। उसमें एक शब्द हटाने का काम किया गया था। वो एक शब्द था अविवाहित, क्योंकि उसमें लिखा था अविवाहित बेटी। तो उस अविवाहित बेटी में से अविवाहित उन्होंने हटा दिया। अब क्या हो गया? बेटी। अब देखने में तो हितवाभास जैसा सत्येंद्र जी बता रहे थे, हितवाभास तो यह है कि भाई सशक्तिकरण है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, फंडामेंटल राइट, जो उनके टूल हैं वो टूल सारे लग गए। अब हम जानना चाहते हैं लाभ हुआ कि हानि? भारतीय दर्शन में सबको मोक्ष की तरफ ले जाता है, कहता कुछ करो तो मोक्ष मिलेगा कि नहीं। अब बोलो इस हमारी बहन को मोक्ष मिला कि नहीं? कैसे? हमने अपनी बहन की शादी, या कोई भी हम में से बैठा है, कोई अपने से नीचे बराबर वाले में भी नहीं करता। हम ढूंढते हैं में से 10 गुना 5 गुना 20 गुना अच्छा परिवार मिले। ढूंढा, विवाह कर दिया, सब बढ़िया चल रहा है। और आ गया फंडामेंटल राइट, आ गया सेक्शन 4, विवाहित पुत्री। विवाहित पुत्री जब मायके आई रक्षाबंधन के त्योहार पर, तो उसने भाई को राखी बांधी। भाई ने 500 का नोट दिखाया, तो उसने कहा भाई साहब 5 करोड़ की संपत्ति लिए बैठे हो, 500 रुपए दिखा रहे हो, कुछ तो शर्म किया होता। चलो भाई बहन ने नहीं कहा, उसका पति आया, उन्हें क्या दिया? बोले दे दिए 500। बोले तुम भी बिल्कुल पागल हो, 5 करोड़ की तुम्हारी संपत्ति यहाँ पे पड़ी, 500 रुपये लेकर किराया भी तो नहीं निकल रहा है इस पे, और वो मिठाई का लड्डू लाए थे वो भी तो नहीं निकला। अगली बार मत आना, क्या करना है? हो गया, क्या रह गया? अच्छा मजे की बात देखो कि उसकी अपनी ननद भी हिस्सा लेकर जाएगी। तो अगर इसके परिवार में 1 करोड़ की संपत्ति थी और उसकी 10 करोड़ की संपत्ति में विवाह हुआ, तो वो 1/2 ले जाएगी, तो कितना ले जाएगी? ये तो 50 लाख ले आई 1 करोड़ की संपत्ति में, क्योंकि भाई बहन थे, और उसके भी ननद थी, वो भी 50%, तो कितना ले गई? 5 करोड़। लाई कितना? 50 लाख। लाभ कितना? बल्ले बल्ले। आप सोचिए कि हमारे यहां सिस्टमेटिक तरीके से उसके आंदोलन खड़े करके महिला सशक्तिकरण के नाम से महिलाओं को मिसकॉन्सेप्ट बताकर, और ये हो गया। जब समझ में आया कि मेरे पति की संपत्ति जिसमें मेरा भी हक था, उसमें से 5 करोड़ ले गई और हम 50 लाख लाए, तो अपने मन को संतुष्ट करने के लिए कहती है कि वो 5 करोड़ तुम्हारे थे, ये 50 लाख मेरे हैं। अब पति और पत्नी भी तेरे और मेरे हैं। पति हो गया बहन का भाई, और खुद हो गई बाप की उत्तराधिकारी। अब कैसे चलेगा परिवार? किया जा सकता था, ऐसा नहीं किया जा, सिक्योर किया जा सकता था कि जब तक ये विवाह के बंधन में रहेंगे, पति का कोई भी निर्णय संपत्ति पर नहीं हो सकता जब तक इसके दस्तखत नहीं होंगे। तो दबाव में आता कि भाई पत्नी को रस्ट नहीं करना है क्योंकि उसके दस्तखत लेने, और उसमें कानून में व्यवस्था थी कि इन केस अगर पति के घर में कोई नहीं रहता, तो फिर वो जो विडो है वो इस संपत्ति पर काबिज हो जाएगी आगे। ऐसी व्यवस्था पहले थी, 2004 से पहले भी थी, लेकिन यह व्यवस्था कर दी कि कैसे यह होगा। अब इस कानून को क्या कहा जाए कि भारत के हितों में था, महिला सशक्तिकरण है,
भारत तोड़ने का जो रिश्ते बचे थे, क्योंकि ये ब्लड के रिलेशन फड़कता है, ब्लड रिलेशन फड़कता है, और फड़केगा तो कैसे होगा? भाई को बहन के घर में कोई समस्या होगी तो वो अपना घर छोड़कर सवेरे सबसे पहले उसके घर जाता, नहीं आधी रात को भी पहुंच जाता था। घर में उसके गाय ने बच्चा दिया तो उसका पहला दूध वो अपनी बहन के यहाँ लेकर जाता, कहता है मान्य पक्ष को खिलाना आवश्यक है। ये कॉन्सेप्ट हमारे घर में। फसल हुई तो उसमें से मालूम पड़ा चाहे वो 20 किलो लेकर जाए, पहले अपनी बहन को देकर आता है। अब देने जाएगा क्या? तो दो रिश्ते, मेरा रिश्ता मेरी बहन और मेरी पत्नी का रिश्ता उसका भाई, दोनों। अब मैं कौन? मैं और मेरी पत्नी, अब ये दो रिश्ते बचे, एक रिश्ता बचा, और उसमें भी वो 50 लाख की मालकिन और मेरा 5 करोड़ चला गया, वो भी अलग अलग हो गए। और ये कहा कि फिर भी तुम बांध लोगे तो 498 ये दे दो, अब पूरा हो जाएगा काम। महिला सशक्तिकरण के नाम से फंडामेंटल राइट में पिता को निर्णय, परिवार को निर्णय करने का अधिकार छीन लीजिए और 18 साल के बाद तुमको पूर्ण अधिकार होगा। वो पूर्ण अधिकार किसी से भी विवाह करने का होगा। मेरे पड़ोस में पंचर वाला रहता है, उसके साथ मैं विवाह करना चाहती हूं, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। चलो भाई, पिता ने समझाया, मां ने समझाया, बड़ा समझाने की कोशिश करी, बोले ऐसे नहीं मानेंगे। ये एक डोमेस्टिक वायलेंस का कानून और पास कर देते हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस विवाहित नहीं, अविवाहित महिला भी कवर होती है। डोमेस्टिक वायलेंस में मां भी कवर होती है और बहन भी कवर होती है और बेटी भी कवर होती है। तो बेटी को मिल गया डोमेस्टिक वायलेंस। किसने किया? बाप ने और मां ने किया। क्या कह के? अब्दुल से शादी करना ठीक नहीं है, ये मेरे फंडामेंटल राइट को रोकती है। मेरी मां और मेरे पिता ये मेरे अधिकारों का हनन करती है, इसलिए सबसे पहले इनके ऊपर एक मुकदमा लिखवाएंगे, इनको जेल भिजवाएंगे। जब ये जमानत लेकर आएंगे तो हो सकता है बाल गोपालों के साथ हम वहां पहुंचे और सलाम वालेकुम कह रहे हो, अब्बू सलाम वालेकुम, तुम छूट गए, यही बहुत बड़ी बात। दोबारा अगर कुछ छेड़ा तो मेरे पास और भी हथियार हैं। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाकर दीजिए। देखो कैसे होता है। इसको व्यवस्था, राजतंत्र, प्रशासन, शासन जैसे शब्दों से चाहो वैसे उसके नए नए शब्द गढ़ लीजिए और उनका पोषण करने वाले लोगों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़वाकर भारत में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, मंत्री, महामंत्री, जो मंत्री, संतरी कुछ भी बना दो, लग जाएगा। और हम कहेंगे बहुत बढ़िया आदमी है, देखो फंडामेंटल राइट के लिए काम करता है। फंडामेंटल राइट एक्टिविस्ट, उसको शब्द दिया जाता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वो आपके भारत को कैसे व्याकुल भारत बनाएं और इस व्याकुल भारत से कैसे लाभ उठाएं, इसके लिए आपका डिस्टर्ब होना आवश्यक है। तो कहां में डिस्टर्ब होंगे? क्षेत्र में डिस्टर्ब कर लीजिए। भारत में डिस्टर्बेंस के बहुत सारे साधन हैं। क्षेत्रवाद, जातिवाद, परिवारवाद, गांववाद, मोहल्लावाद, शहरवाद, कितने वाद लगा दो और इन वादों के ऊपर अपना वादा निभा दो। तुम्हें तोड़कर पूरा अलग अलग कर देंगे और तुम्हारा सब लेकर हम चले जाएंगे, क्योंकि हम बंदर बांट करने आए हैं। जब बांट पूरा होगा तो तुम्हारे पास कुछ बटने लायक होगे नहीं। कैसे इस भारत को, इन परिस्थितियों में इस भारत को परम वैभवशाली भारत बनाएंगे? तो हमको सोचना पड़ेगा कि हम नौकर से मालिक की तरफ जब तक नहीं बढ़ेंगे तब तक ये संभव नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी सरकार क्या करेगी? जब हम बेस्ट एजुकेटेड कर्मचारी तैयार करते हैं तो वो कर्मचारी अपने घर को छोड़कर, अपनी दुकान को छोड़कर, जहां पर 5,000 रुपया रोज पैदा होता है वो 15,000 की नौकरी करता है। ऐसे बहुत सारे इलस्ट्रेशन आपके मोहल्लों में होंगे कि बाप चाय का ठेला लगाता है, शाम को 1,000 रुपए पैदा करता है और लड़का 3,000 की नौकरी करता है। क्यों? क्योंकि उसको ये क्रेज है कि टाई लगाकर जाते हैं, क्रीज में जाते हैं, चाय की दुकान पे खड़ा होगा तो शादी कौन करेगा? तो बाप भी कहता भाई नौकरी कर ले। अच्छा, ये जो एजुकेशन व्यवस्था है भारत की, इस व्यवस्था में आप कभी अपने मोहल्ले में कैलकुलेट करके देखिए कि 100 में 90% लोग अपने पिता का काम करने आते हैं।
बड़ी बड़ी डिग्रियां खेत बेचकर जाएंगे, लेकर आएंगे और उसके बाद वहां कुछ दिन काम करेंगे, शादी बारात हो गया तो पिता की चाट की ठेले पे ही खड़े होंगे। अब इसकी MBA की डिग्री, इसकी फिजिक्स की डिग्री, इसकी मैथमेटिक्स की डिग्री, इसकी PhD कहाँ चलेगी? तो क्या लिखेगा? डॉक्टर स्टेशनरी भंडार, वकील चाट हाउस। कम से कम पुलिस वाले तो ना परेशान करें, हम खड़े हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं भाई। लेकिन काम अपने पिता का, 90% लोग अपने पिता का काम करने आते हैं और हमने वो पिता का स्ट्रक्चर तोड़ दिया, उसको हीन भावना पैदा करवा दी। हमने मतलब हमारी गलती नहीं थी, हमने भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल संस्कृति से विरत हो गए और उनको हमने माय लॉर्ड बना लिया और वो माय लॉर्ड ने हमारा अपनी लॉर्डशिप दिखा दी। मैं बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को जानता हूं, नौकरी पर रहते कुछ नहीं कर पाए, आज हमारे बीच में बैठते हैं तो भाई साहब ये गड़बड़ वो गड़बड़, गड़बड़ी इतनी बता देंगे, सुधार कुछ नहीं कर पाए। अब उनसे कहा भैया जब आप वहां पर बैठे थे सुधार क्यों नहीं किया? तो कहते भाई साहब तंत्र करने नहीं देता, नौकरी के बाद देते क्या? बात तो सही है कि अगर मन में दिल में है तो वो इच्छा शक्ति भी है, किंतु इतना साहस नहीं है कि वहां पर कुछ कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश में एक वातावरण तैयार हो जिसमें यह हमको पता लगे कि हमको क्या करना और क्या नहीं करना। और ये लोग कैसे हमारे देश में हमको ही, हमारे ही ट्रैप में फंसाकर, हमारे ही व्यवसाय में हमको हीन भावना दिखाकर और लाभ ले रहे हैं। हमारे व्यवसाय में हीन भावना हो गई तो फिर क्या होगा? आपको बाल काटने वाले आदमी नहीं मिलेंगे मोहल्ले में। आपको आपके घर में पंचर की गाड़ी को बनाने के लिए आप ढूंढते रहोगे, कोई मिल जाए ऐसा जो कि ठीक ठाक हो, कहीं कटा फटा ना हो, तो आपको मिलेगा नहीं, आप ढूंढते ही रह जाओगे। क्यों? क्योंकि हीन भावना जो पैदा हो गई। शाम को मेरा पिता पंचर की दुकान पर 1000 रुपए रोज पैदा करता था, लेकिन उसको हीन भावना ये पैदा करवा दी, क्या पंचर ही बनाते रहोगे? तो वो MBA पंचर की दुकान बेचकर MBA करने गया था, ना पंचर की दुकान बची, ना MBA बचा और ना ही बाप का धंधा बचा, और लौट कर आकर किसी के यहां बन गया नौकर और अपना व्यवसाय भी। और हम कह रहे हैं भाई साहब बहुत बढ़ रहे हैं वो लोग, बहुत परेशान है। बढ़ेंगे नहीं, कोई ना कोई तो सिंहासन पर बैठेगा, छोटा हो या बड़ा। बदल जाए अगर माली, ये गाना बहुत पहले चला था, बहारें फिर भी आई हैं, बहारें फिर भी आएंगी। तो वहां तो पंचर की दुकान पर पंचर का काम आएगा तो कोई ना कोई तो बैठेगा, बाल कटवाने हैं तो कोई ना कोई तो काटने के लिए बैठेगा, और हमारी मजबूरी होगी हम कटवाएंगे। लेकिन हम उसको, जो काटने वाला था, उसको थोड़ा सा, उसकी जो बार्बर की दुकान थी उसको सैलून बनवाने में मदद नहीं कर पाए। कुछ नहीं करना था, कोई विशेष नहीं करना था। वो जो बढ़ई था वो कारपेंटर हो गया, इंटीरियर डेकोरेटर हो गया, इतना ही करना था। अब वो दूसरे के इंटीरियर डेकोरेशन की दुकान में काम करता है और अपने पिता का व्यवसाय छोड़ गया। वो क्योंकि पिता का काम नाईगिरी तो उसने बचपन से सीखी थी, तो पार्लर में नौकरी करता है, पिता की नाई की दुकान बंद करवा दी उसने, अब बन गया नौकर, खुश है। इसलिए ये जो ग्लोबल फोर्सेस हैं, ग्लोबल मार्केटिंग की फोर्सेस हैं, इनको पहचानने की आवश्यकता है। उसके 2-3 काट हैं। वो ये है कि हमको पहले हीन भावना खत्म करनी पड़ेगी, दूसरा ये है कि उनकी स्ट्रैटेजी को समझना पड़ेगा, तीसरा ये है कि परिवार प्रबोधन के लिए हमको शक्ति लगानी पड़ेगी, चौथा ये है कि जो मेरा अहंकार है कि ये मुझसे बात नहीं करते तो मैं क्यों करूं, वो खत्म करना पड़ेगा। और हमारे घरों में बहुत झगड़े नहीं होते, सिर्फ इतना ही सा झगड़ा है। इतना अगर हम इनिशिएट कर दें तो खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा ना, भाई बहन का खून फड़कता है, वो फड़क रहा है लेकिन वो मिल नहीं पा रहा, क्योंकि मेरा अहंकार मेरे बीच में आ रहा है। और अहंकार वो पैदा करवा रहे हैं आपको MBA और उसकी MBBS की डिग्रियां दे देंगे। इसलिए मुझे लगता है कि मार्केट फोर्सेस को पहचानने की आवश्यकता है। उसके लिए उपचार, हमारा व्यवसाय में उतरना है, हमारी आवश्यकताओं को समझें, स्टेटस मेंटेन करने का जो चलन चल गया है उसको समझें, और सबसे पहले अपने स्व को धारण करें।
तो मुझे लगता है हम उन फोर्सेस से लड़ पाएंगे। अदरवाइज हमने आपको 2000 साल का इतिहास बताया कि कैसे कौन सी फोर्स, इस्लाम ने भी वही किया, ईसाइयत ने भी वही किया, साम्यवाद ने भी वही किया, और आज ग्लोबल फोर्सेस भी वही कर रही हैं। आपको लड़ाकर वो आपको हथियार बेच रहे हैं, आपको लड़ाकर आपके घर में फ्रिज बेच रहे हैं। उन सब फोर्सेस को हमें लगता है कि हम काउंटर कर सकते हैं। इसके लिए जब अंतिम सत्र होगा तो आपके पास विषय जाएगा हमको करना क्या और कैसे करना।